प्रेशर पे जो बॉडी पर चेंजेस आती हैं वो ओवरऑल तमाम सिस्टम्स पे आती हैं, जैसे नर्वस सिस्टम है, कार्डिक सिस्टम है, पल्मोनरी सिस्टम है, उसके बाद हमारा जेनेटिक यूरिनरी सिस्टम है। तमाम सिस्टम्स पर इसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स आते हैं वो मैं थोड़ा सा डिस्कस करूँगा ताकि आप इस चीज़ को सीरियसली लें। सबसे पहला जो रिस्क होता है ब्रेन में, अगर देखें स्ट्रोक का, स्ट्रोक हेमरेजिक स्ट्रोक बहुत ज़्यादा कॉमन है हाई ब्लड प्रेशर होने की वजह से। वैसे प्रेवलेंस इस्कीमिक स्ट्रोक की ज़्यादा है, मगर हाई ब्लड प्रेशर अगर बहुत ज़्यादा है विदाउट एनी कंप्लेंट ऑफ हाइपरलिपिडीमिया या आप डायबिटीज़ अगर नहीं है और सिर्फ ब्लड प्रेशर हाई रहता है, तो ये है कि इसका रिस्क बढ़ सकता है आपका हेमरेजिक स्ट्रोक का। एसोसिएटेड भी हेमरेजिक स्ट्रोक के जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो बढ़ जाते हैं। अब स्ट्रोक में जो वेसल्स, आर्टरीज, कैपिलरीज, वेन्यूल्स, वेंस, जो भी स्ट्रक्चर्स ब्लड को लेकर ब्रेन की तरफ जा रही होती है वो कहीं से भी बर्स्ट हो सकती हैं, ब्रेन के अंदर क्लॉटिंग कॉज कर सकती हैं, जो इस सिचुएशन में सर्जरी पे रिक्वायर्ड होती है। ऑल्दो इसकी अगर इंट्राक्रेनियल हेमरेज अगर है तो उसमें रिस्क बहुत होता है, सर्वाइवल का रिस्क बहुत कम होता है, क्योंकि इसमें क्लॉटिंग ज़्यादा होती है। सर्जरी अगर इन टाइम ना की जाए तो पेशेंट जो है वो डेथ की तरफ भी जा सकता है, और जाते हैं, मोस्टली जाते हैं हेमरेजिक स्ट्रोक अगर मेजर लेवल पर हो। इसके साइन एंड सिम्टम्स में नमनेस एक साइड पे, हाथ में, फेस पे या पूरी बॉडी भी नम हो सकती है, क्वाड्रिप्लेजिक, हेमीप्लेजिक, मोनोप्लेजिया या स्लर्ड स्पीच या एफेजिया के तमाम सिम्टम्स आ सकते हैं। अब स्ट्रोक के साथ साथ कॉग्निटिव चेंजेस, ब्लड प्रेशर अगर हाई रहता है तो वो आपके ब्रेन स्टेम को बहुत इफेक्ट करता है, आपकी जो पोस्टीरियर एरिया ऑफ द ब्रेन है इसको बहुत इफेक्ट करता है, क्योंकि आपकी जो पोस्टीरियर एरिया ऑफ द ब्रेन है उसमें मेमोरी कंट्रोल वगैरह का एरिया होता है। आपकी लॉस ऑफ मेमोरी, शॉर्ट और लॉन्ग लॉन्ग टर्म मेमोरी मोस्टली प्रिवेल रहती है, शॉर्ट टर्म ज़्यादा जो है वो इफेक्ट हो रही होती है। कंसंट्रेट नहीं कर पाता बंदा, फोकस नहीं कर पाता किसी चीज़ पर, कोई भी काम कर रहा है तो उसमें थक जल्दी जाएगा। ये तमाम चेंजेस साइकोलॉजिकली जो है, क्योंकि हर वक्त ब्लड प्रेशर में रहता है ब्लड प्रेशर की वजह से। उसके अलावा विजन लॉस मीन आपकी जो देखने की कैपेसिटी है वो ख़राब हो जाएगी। आँख की कैपिलरीज, जो खून की नालियाँ हैं, वो बहुत छोटी छोटी और बहुत नाजुक होती हैं। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से कहीं से भी वो बर्स्ट होती रहती हैं छोटी छोटी, तो इसमें ब्लडनेस या ब्लाइंडनेस के रिस्क और जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो बढ़ जाते हैं। इसलिए विजुअली जो है ये बहुत सारे सिम्टम्स और साइड इफ़ेक्ट्स कॉज करता है। अगर हम कार्डियोपल्मोनरी या हार्ट को अगर हम देखें, हार्ट का जो ब्लड फ्लो कंटिन्यू रेज रहता है और हार्ट की एक्टिविटी बढ़ जाती है। अब जब हार्ट बीट्स ज़्यादा रहेंगी, हार्ट को वर्कआउट कम करना पड़ेगा। जो पंपिंग और फिलिंग फेज़ है उनके बीच का एक इंटरवल होता है कुछ मिली सेकेंड्स का, जो रेस्टिंग फेज ऑफ हार्ट कहलाता है, वो ख़त्म हो जाता है। उसके ख़त्म होने की वजह से हार्ट पर लोडिंग बढ़ती है, लोडिंग की वजह से हार्ट की जो आर्टरीज या वेंस हैं या जो कैपिलरीज हैं वो बर्स्ट होने का ख़तरा होता है। 40+ या 50+ में जाकर एनास्टोमोसिस, ये मीन के उसके अल्टरनेटिव्स बन रहे होते हैं हार्ट की वेसल्स के। अगर वो 40+ या 50+ अगर किसी को हार्ट अटैक होता है, उसका सर्वाइवल रेट उसका इसलिए ज़्यादा बेहतर होता है क्योंकि उसके बाकी रूट्स होते हैं जिसके थ्रू हार्ट को जो ब्लड सप्लाई है वो मिल रही होती है। बिलो एज ऑफ 40 अगर हार्ट अटैक होता है या बिलो एज ऑफ 50, क्योंकि उसमें अल्टरनेटिव रूट्स नहीं बने हुए होते हार्ट को ब्लड सप्लाई के, तो इसलिए बिलो 40 रिस्क ऑफ हार्ट अटैक अगर हो तो उसमें फिर सर्वाइवल रेट बहुत कम होता है। सर्वाइवल रेट के चांसेस आपने अक्सर सुना होगा सराउंडिंग्स में कि 30 साल 40 साल के आदमी को या औरत को, फीमेल्स में कम होता है, मर्द को हार्ट अटैक हुआ और वो सडनली उसकी डेथ हो गई, क्योंकि उसमें अल्टरनेटिव्स नहीं होते हार्ट को ब्लड सप्लाई के। 50+ के लोग सर्वाइव कर जाते हैं। फीमेल्स में हार्ट के रिस्क फैक्टर्स कम होते हैं क्योंकि उनके हार्मोनल चेंजेस की वजह से, हार्मोनल प्रेजेंस की वजह से। बट ब्लड प्रेशर एक ऐसी प्रॉब्लम है कि ना वो मेल्स को छोड़ता है ना फीमेल्स को। हार्ट पे कंटिन्यू प्रेशर की वजह से कहीं से भी ब्लड वेसल उनकी बर्स्ट हो सकती है, हार्ट फेलियर की तरफ जा सकता है। कंटिन्यू हार्ट को जब काम करना पड़ता है, उसका एरिया, उसके मसल्स थक जाते हैं, लूज हो जाते हैं, हार्ट हार्ट कार्डिक टेम्पोनेट की तरफ जाता है। ये एक ऐसी सिचुएशन है क्योंकि जब हार्ट तेज़ी से पंप करता है तो उसमें ब्लड जो है वो स्टे कर जाता है, कुछ हद तक ब्लड स्टे कर जाता है, कंप्लीटली एम्प्टी नहीं होता हार्ट।
जब एम्प्टी नहीं होगा हार्ट पे कंटिन्यू सेकेंडरी लोड वो टेम्पोनेट का भी रहता है हमारे पास। किडनी फेलियर के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं डेफिनेटली। वेसल जिसके भी हैं, आर्टरीज जिसके भी हैं, वेन जिसके भी हैं, उन पर कम्प्लीटली प्रेशर की वजह से किडनीज के जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं वो भी डैमेज होते हैं। साइन एंड सिम्टम्स में यूरिनेशन में प्रॉब्लम होती है या कम हो जाती है, और पाँव पर टोटली स्वेलिंग या एडिमा मिल रहा होता है। अक्सर फीमेल्स कंप्लेंट करती हैं कि एडिमा बहुत ज़्यादा है, और फीमेल्स की ब्लड प्रेशर के रिस्क के प्रॉब्लम्स ज़्यादा मिलती है क्योंकि उनमें इलेक्ट्रोलाइट का इंटेक बहुत कम होता है। लॉन्ग स्टैंडिंग वर्किंग वुमेन में स्पेशली ज़्यादा होती है क्योंकि लॉन्ग स्टैंडिंग की वजह से वो काम की वजह से अपने आप को कंसंट्रेट या फोकस नहीं कर पाती। उसके अलावा जो जेनेटिक यूरिनरी सिस्टम में हमें जो साइड इफ़ेक्ट्स उसमें मिलते हैं, मीन सेक्सुअल डिसफंक्शंस मिलते हैं, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, मेल एंड फीमेल इम्पोटेंसीज बहुत ज़्यादा कॉमन मिलती हैं बिकॉज अगेन के एक्सेसिव प्रेशर की वजह से यहाँ की भी डेलिकेट स्ट्रक्चर्स होती हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता डैमेज होने लगती हैं। और फिर लास्ट पे पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़। अब जब हाई ब्लड प्रेशर होगा तमाम सिस्टम्स वर्किंग जो उनकी है वो मुतासिर होगी। जब वर्किंग मुतासिर होगी तो फिर पेडल एडिमा मिल रहा होता है, लोअर लिम्स में एडिमा, नमनेस, हैवीनेस, ये तमाम सिम्टम्स मिल रहे होते हैं। अब पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ में अब सेकेंडरी इशू ये होता है कि अब जब ये सारी चीज़ें, किडनी भी सही से काम नहीं कर रहा, हार्ट की पंपिंग भी प्रॉब्लम कर रही है, तो सारा एडिमा जो है वो लोअर लिम्स में एक्यूमुलेट होने लग जाएगा। फिर अगर वो लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन कर रहा है तो फिर वो प्लैक्स बन जाते हैं या छोटे छोटे लोथड़े आप ये समझ लें कि नसों में बन जाते हैं। फिर वो ब्लॉकेज का फिर वो जो आर्टरीज या वेसल्स हैं वो ब्लॉकेज होने की तरफ जाती हैं। फिर ये सारे सिस्टम, ये पूरा एक साइकिल चलता है। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से सारे सिस्टम स्लो डाउन हो जाते हैं। स्लो डाउन होने की वजह से बॉडी को अलग अलग प्रॉब्लम्स और चेंजेस को फेस करना होता है। सिंपली आप ये समझ लें, हाई ब्लड प्रेशर या तो आपको मुकम्मल माजूरी दे देगा, ठीक है, या आपको हार्ट अटैक दे देगा, फालिज हो सकता है, आपको किडनी फेलियर की तरफ जा सकते हैं। पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़, ये अगेन मैं कहूँगा एक कंडीशन होती है लिम्फ एडिमा लोअर लिम्स में, ये सेकेंडरी लिम्फ एडिमा भी कॉज कर सकता है। इसलिए जितना हो सके अपने ब्लड प्रेशर को मैनेज रखें, क्योंकि इसको जितना मैनेज रखा जाएगा उतना बेहतर रहेगा। इलेक्ट्रोलाइट्स के एक अगर पानी को अगर ले लें, यहाँ पर ऐसे पेशेंट भी हमने देखे हैं जिन्होंने सिर्फ अपने फ्लूइड इंटेक की वजह से अपने ब्लड प्रेशर की मेडिसिन को टेपर ऑफ करके ख़त्म किया और अब कंडीशनली वो ले रहे हैं। ठीक है, पानी की अमाउंट को अपने उसको मेंटेन रखें ताकि आपको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो। जितनी यूरिनेशन होगी, जितनी आपकी स्वेटिंग होगी, आपका सोडियम या आपके जो क्लोराइड आयंस हैं वो आपकी बॉडी से निकलेंगे। बॉडी से जब निकलेंगे एक्सक्रीट आउट होंगे आपके ये, क्योंकि सोडियम ऐसी मिनरल है जो आपके ब्लड प्रेशर को रेज कर देता है। जब बॉडी से वो आउट आएगी, जब निकलेगी स्वेटिंग के थ्रू, यूरिन के थ्रू, फिर आपका ब्लड प्रेशर खुद ब खुद मेंटेन होने लग जाएगा। बट इसमें हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि हम हाइपरटेंशन की तरफ ना चले जाएं। इसलिए आपको मैं पहले भी बता चुका हूं, आपको अपने सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स की तरफ हर 3 से 4 महीने बाद इसको रिपीट करवाना है। आप फ्लूइड इनटेक लें। अगर मेडिसिन पे हैं, मेडिसिन लेने से पहले अपने ब्लड प्रेशर को लाजमी चेक करें। मेडिसिन लेने के 30 से 40 मिनट के बाद अपने ब्लड प्रेशर को लाजमी देखें कि वो ज़्यादा लो डाउन तो नहीं हो गया। ये सारी चीज़ें हैं, इनको मैनेज करें ताकि ये जितने भी ये बहुत ड्रास्टिक सिचुएशंस हैं, बहुत डिस्ट्रक्टिव कंडीशंस हैं मेडिकल, जो आपके सिर्फ ब्लड प्रेशर की वजह से कॉज होती हैं, अपने आप को प्रॉपर डिसेबिलिटी से या किसी भी सिस्टम फेलियर से बचाएं और अपने ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखें और मैनेज करें इस चीज़ को।